नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। इससे पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वो क्लास भी देख सकते हैं। और क्वेश्चंस छूटे थे तो इस क्लास में हम क्वेश्चंस के थ्रू अनुच्छेदों को समझेंगे। आप पूरी क्लास देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो हर एग्जाम में संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। कई बार वो क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। तो अगर क्लासेस, ये दोनों क्लासेस आप पूरी देख लेंगे और PDF इसकी डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अनुच्छेदों से आया हुआ आपका गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, भारतीय संविधान में है, ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसका आंसर भी दे पाना बड़ा मुश्किल है अगर आपको क्रिस्टल क्लियर बात नहीं है तो। अनुच्छेद कितने हैं ये बात अगर क्लियर नहीं है तो मुश्किल हो सकता है। देखो, हमारे अनुच्छेद संविधान में सीरियल के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से अनुच्छेदों की संख्या है 395, 1 से लेकर 395 तक। ठीक है, लेकिन इनके अनुच्छेदों के कुछ के पार्ट्स भी हैं। जैसे अनुच्छेद 19(1) में 6 पार्ट हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो, उसमें 6 पार्ट हैं। अब अनुच्छेद 19 तो एक है, सिंगल नंबर में तो एक ही है, लेकिन उसके 6 पार्ट मिला के वो 7 हो गए। तो इस हिसाब से ये जो काउंटिंग है, जो कुल काउंटिंग है, वो बढ़ जाती है। कुल काउंटिंग के हिसाब से संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद। ठीक है, ये जो 395 अनुच्छेद हैं ये हमारे मूल संविधान में भी थे। इसका मतलब हुआ कि तब से हमारी संख्या नहीं बढ़ी है, सीरियल नंबर हमारा नहीं बढ़ा है, उनके पार्ट्स बढ़ गए हैं। सारे संविधान के अनुच्छेदों में जो पार्ट्स जोड़े गए हैं बाद में वो बढ़ के 470 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारी सीरियल नंबर 395 ही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आंसर क्या होगा? संविधान में 300 अनुच्छेद हैं, गलत है। 350 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। 500 अनुच्छेद हैं तो हो ही नहीं सकता। अनुच्छेद कितने हैं? 400 से अधिक। ये किसकी बात कर रहा है? इन वाले कुल अनुच्छेदों की बात कर रहा है जो कि 400 से अधिक है। ये सवाल PCS के एग्जाम में आया हुआ है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? अभी भी हमने बताया, टोटल सीरियल नंबर के हिसाब से आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, आरंभ में भी थे, अब भी हैं 395, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से टोटल सब पार्ट्स मिला के 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। आगे चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? भाग कितने थे पहले बताना है, भाग, फिर अनुच्छेद बताना है, उसके बाद में अनुसूची। मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अभी कितनी हो गई हैं? अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई। अनुच्छेद आपको पता ही है 395 थे, अभी 2 क्वेश्चंस के माध्यम से देख चुके हैं। अब भी 395 हैं, तब भी थे। भाग 22 तब भी थे, सीरियल नंबर में अब भी हैं 22 ही, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से 25 भाग हो गए। भागों के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे भाग 9 का A, 9 का B, तो 9 में 3 भाग हो गए। इस हिसाब से 25 भाग हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से 22 भाग हैं। तो हमारा आंसर A वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही मिलान करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं, यहाँ पे भाग 2 दिया है, यहाँ पे अनुच्छेद है। भाग, कहीं भाग हैं कहीं अनुच्छेद हैं, ये ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 323A है और ये भाग 3। 2 ऑप्शन में भाग दिए हैं, 2 में अनुच्छेद दिए हैं। पहला ऑप्शन है नए राज्यों का गठन। कल की क्लास में, इससे पिछली वाली क्लास में हमने बताया था नए राज्यों का गठन 2 तरीके से होता है भारत में। 10 सेकंड में समझ लेते हैं।
दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ये आर्टिकल 2, और दूसरा होता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 2 का मतलब हुआ कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जो हमारे भारत सरकार के अंडर में नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, जिनको हमें एक्वायर करना है, उनको हम अनुच्छेद 2 के तहत एक्वायर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे गोवा भारत का हिस्सा नहीं था आज़ादी के टाइम पे, तो 1961 में जब पुर्तगीज से गोवा को हमने लिया तो वो हमारे अंडर में आया और उसको हमने अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में शामिल किया। अनुच्छेद 3 का एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल 2014 में हमारा तेलंगाना राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना राज्य बना था। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना। इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 3 में जो हमारे देश के हिस्से पहले से ही हैं, उनमें हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकें। जैसे किसी राज्य की सीमा कम कर दी, नाम में परिवर्तन कर दिया, ठीक है, या किसी राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना दिए, या 2 राज्यों के थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर तीसरा राज्य बना दिया। ये सारे काम हमारे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होंगे। अगर कोई बाहर से क्षेत्र आता है जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं है, उसको अगर भारत का हिस्सा बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल होगा। ये कन्फ्यूजन रहता है, इसको क्लियर कर दिया है, आप ध्यान रखें। तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, ये इधर मिल जाएगा। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ये हमारे भाग 2 का प्रावधान है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। एक तो प्रशासनिक अधिकरण हो गया और दूसरा अन्य मामलों के लिए अधिकरण। अन्य मामलों के लिए जो अधिकरण है, अन्य मामलों के लिए जो अधिकरण है, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 323 का बी में। इसका ए में है, इसका बी में है। अधिकरण का मतलब होता है एक न्यायिक इकाई होगी, न्यायिक संस्था होगी जो कुछ मामलों के लिए स्थापित की जाएगी। जैसे जो सरकारी सेवक लोग होते हैं, सरकारी सेवक जैसे सरकारी कर्मचारी हो गए, सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते होते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई विवाद हुआ, कोई ऐसा विवाद हुआ जहाँ पे कोर्ट जाने की नौबत है, तो वो विवाद सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई प्रशासनिक अधिकरण की, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी कहते हैं। तो वो विवाद, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विवाद सबसे पहले प्रशासनिक अधिकरण में जाएंगे। अगर वहाँ उनका निपटारा नहीं हो पाता है या उनका जजमेंट किसी पार्टी को स्वीकृत नहीं होता है, कोई पार्टी स्वीकृत नहीं करती है, अपील करना चाहती है, तो वो अपील हमारे हाई कोर्ट में की जा सकती है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले कहाँ जाया जाएगा? प्रशासनिक अधिकरण में, जो कि हमारी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे कैट भी कहते हैं, दिल्ली में है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत में एक आपने सुना होगा वित्त विधेयक का प्रावधान है, एक धन विधेयक का प्रावधान है। इनमें कन्फ्यूजन होता है ये कि वित्त विधेयक धन विधेयक का हिस्सा है या धन विधेयक वित्त विधेयक का हिस्सा है, या दोनों एकदम सेपरेटेड है, या दोनों एकदम अलग हैं। तो आपको बता दें, जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक की चर्चा हमारे अनुच्छेद 117 में की गई है। वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक आता है। जैसे धन विधेयक, अगर धन विधेयक ये है तो वित्त विधेयक ये हो गया, ये हो गया वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के वो विधेयक जो कर लगाने से संबंधित प्रावधान रखते हैं उनको धन विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है, इनका प्रावधान। और वित्त विधेयक हमने देखा किस में है? आर्टिकल 117 में।
तो अगर 117 का कोई भी विधेयक ऐसा है जो कि कर लगाता है, कर लगाता है तो इसका मतलब वो धन विधेयक का पार्ट हो गया, और धन विधेयक को राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और वो भी प्रस्तुत किया जाएगा केवल लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, तो अगर कोई 117 का अनुच्छेद 117 का कोई ऐसा प्रावधान है जो कर लगाता है तो वो धन विधेयक कहा जाएगा, और उसको हम प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के, उसकी अनुमति के, और केवल लोकसभा में वो प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। आगे चलते हैं, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117 अभी अभी हमने पढ़ा, वित्त विधेयक का विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 123 में क्या है? ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। कब जारी करेगा? जब संसद के दोनों सदन या एक सदन सेशन में नहीं होते हैं, सत्र में नहीं होते हैं, और कोई आकस्मिक मुद्दा ऐसा आ जाता है जिस पे नियम कानून बनाना आवश्यक होता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जिसका प्रभाव उतना ही होता है जो सामान्य कानून का प्रभाव होता है, उतना ही प्रभाव इस अध्यादेश का होता है। अध्यादेश राज्यपाल भी जारी करते हैं राज्यों के, ये जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। कॉमन है डिजिट 1 2 3 1 2 3 इधर भी है, लेकिन बदली हुई हैं आगे पीछे, इनको ध्यान रखना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल जारी करेगा अनुच्छेद 213 में। ठीक है, एक और अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 121। इसका मतलब हुआ, इसमें क्या प्रावधान है कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, वो जज जो हैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जो भी फैसले लेंगे, जो भी कार्यवाही करेंगे, उनके उस आचरण को संसद या राज्य विधानमंडल में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे 121 हमारे देश में एक शुभ संख्या मानी जाती है। शुभ का मतलब निर्दोष, मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जज को हमने निर्दोष मान लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज हैं वो निर्दोष हैं, वो गलती नहीं कर सकते, इसलिए उनके आचरण को हम संसद या राज्य विधानमंडल में डिस्कस नहीं कर सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। ये याद करने का तरीका है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि 3 हैं हमारे भारत में। एक तो IAS है, एक IFOS है, इसका मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक IPS इंडियन पुलिस सर्विस। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 312 में दिए गए। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अनुच्छेद हैं और इधर प्रावधान है। पहला ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? कौन सी जोड़ी संविधान सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है, सारे सुमेलित नहीं होंगे, इसमें सही वाला बताना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको पता है 124 में है, अनुच्छेद 124 में है, पिछली क्लास में हमने बताया। भारत का निर्वाचन आयोग, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया, टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया, ये वाला दूसरे नंबर का सही सुमेलित है। संघीय लोक सेवा आयोग आपका अनुच्छेद 315 में है, इसमें संघीय लोक सेवा आयोग भी है और राज्य के लोक सेवा आयोग भी हैं 315 में ही। महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल भी कहते हैं, ये राज्यों में होते हैं, इनका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। इनके इक्विवेलेंट केंद्र में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है महान्यायवादी। महान्यायवादी, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 76 में,
और राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है 165 में। एक केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी बोला जाता है महान्यायवादी को, और राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है उसको महाधिवक्ता कहते हैं। अनुच्छेद 165 में उसका प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा अनुच्छेद 39A में क्या है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय, सबको समान न्याय मिलेगा, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। इनमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं, राज्य का मतलब हुआ सरकार, सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि 36 से 51 तक जो मामले हैं उनमें आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे। जब भी आप सक्षम हैं, आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, तो आप इन प्रावधानों को लागू करेंगे। जैसे एक प्रावधान है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये प्रावधान था डीपीएसपी में, इसको लागू भी किया गया, नाल सहायक पारित किया गया, तो उसके माध्यम से इसको लागू भी किया गया। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसको भी लागू कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, इसका अभी प्रावधान नहीं हो पाया, राज्य अभी सक्षम नहीं है, लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि अनुच्छेद 44 को लागू कर सके, फ्यूचर में लागू भी हो सकता है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब राज्य जब भी सक्षम होगा, उसके पास पर्याप्त संसाधन होंगे, वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा राज्य को, मतलब सरकार को। तो इन्होंने किया, बहुत सारे पशुओं से संबंधित बहुत सारे कानून बने और उनका संगठन हुआ। डीपीएसपी, ज़्यादातर डीपीएसपी लागू हो चुके हैं, जैसे एक दो डीपीएसपी ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 44 अभी लागू नहीं हुआ, बाकी ज़्यादातर लागू हो चुके हैं। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है, ये भी एक डीपीएसपी है, ये भी राज्य को सुनिश्चित करना है, ये अनुच्छेद 50 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एनोटेड पीडीएफ जो भी इस पे लिखा जा रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम और अच्छा करने का प्रयास करते रहें और आपके साथ आप हमारे साथ भी बने रहें। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। अनुच्छेद 124 अभी हमने पिछले सवाल में देखा, संघीय न्यायपालिका, इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, 5 से लेकर 11 तक। 352 में आकस्मिक प्रावधान है, इसका मतलब हुआ राष्ट्रीय आपात। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, सारे सही सुमेलित हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 14 में क्या है आपको पता होगा, समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 में है तो इसको 3 से मिला देते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी बताया 36 से 51 तक, तो इसको इससे मिलाते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद। ये कौन सी मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये सारे मैच हो गए, आप देख लीजिए। पेपर में इसके ऑप्शंस भी मिलेंगे, ऑप्शन में बहुत से ऐसे भी होंगे जो आपको एक मिलाने के बाद में आपको पूरा मिल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि जैसे ही आपने डी का पहला मिलाया वैसे ही पता चला डी का पहला एक ही ऑप्शन में है, तो सही हो जाएगा। यहाँ पर हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें उन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं, हमें जितने ज़्यादा अनुच्छेद याद होंगे पेपर में उतनी ही आसानी होगी। आगे चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। जो नए राज्य शामिल किए जाते हैं हमारे भारत में, जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है कि अगर आप पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उससे उसका कारण पूछना, अपने पसंद का वकील करना, ये सब आपके अधिकार होंगे। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देगा या वापस करेगा पुनर्विचार के लिए, या अपनी अनुमति जो है वो होल्ड करके रखेगा। अगला सवाल है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक। ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो 54 का मतलब हुआ भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 74 में अभी भी हमने देखा मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद की संरचना वगैरह, और 75 में जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? ये प्रावधान है, राष्ट्रपति करेंगे। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की संस्तुति पे करेंगे। जिसको प्रधानमंत्री बोलेंगे कि भाई इनको खाद्य सुरक्षा मंत्री बना दो, इनको गृह मंत्री बना दो, इन्हें रक्षा मंत्री बना दो, उनको ही राष्ट्रपति बना देंगे, जो जो मंत्री बोलेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है। अनुच्छेद 155 में क्या है? अच्छा, अनुच्छेद 164 में क्या है? राज्य विधानसभाओं की संरचना। ठीक है। और अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की 155 में है राज्यपाल के संबंधित नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। और इसमें जो अनुच्छेद 164 है ये इससे मिलेगा, अनुच्छेद इससे सीरियल नंबर 4 से, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164। और ये वाला जो प्रावधान है राज्य की विधानसभाओं की संरचना, ये अनुच्छेद 170 में दिया। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। 52 से 62 तक सारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 90 क्या है? अनुच्छेद 94 क्या है? स्पीकर को हटाना, लोकसभा के स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 67 का है उपराष्ट्रपति से संबंधित है, उपराष्ट्रपति को हटाना। और अनुच्छेद 90 में दिया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आया हुआ है पिछली परीक्षाओं में, लेकिन टफ बनाया है ये सवाल। ठीक है। इसमें क्योंकि अनुच्छेद ऐसे दिए हैं जो लोगों को जनरली नहीं पता रहते हैं, तो ये क्वेश्चन मुश्किल है थोड़ा, आप इनको याद रखेंगे। अनुच्छेद 323A अभी देखा, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 354 भी हम देख चुके हैं, निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333, ये चारों अनुच्छेद संसद और राज्य विधान मंडलों में सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। कल की क्लास में इनको चारों को याद करने का तरीका भी बताया था, आप लिंक से जाकर क्लास देख भी सकते हैं। तो इसका मिलान होगा 4 नंबर से, और अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोगों के कार्य। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? अभी हमने देखा 368 में है। वित्त आयोग 280 में है, कल भी देखा था। वित्तीय आपात अभी हमने बताया 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं भी हम देख चुके हैं, 312 में है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 में है प्रावधान। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। वित्त आयोग 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण अभी देखा 323 का A।
संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों अनुच्छेद 315 में ही हैं। अनुच्छेद 17 इसमें क्या है, पूछा क्या है, कौन सा एक सही सुमेलित है, एक ही सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। इसका टेक्स्ट ये है, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। तो ये न्याय के समक्ष समता से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 78 क्या है, संसद का गठन। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये वाला सही है। अनुच्छेद 352 पिछले सवाल में भी देखा था, आपात स्थिति की घोषणा। संसद का गठन हमारे अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। 80 में है राज्यसभा का गठन और 81 में लोकसभा की संरचना, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ये सिंपली याद रखना, इसको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 241। लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 14 में पता है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये राज्य का कर्तव्य है। ये कौन से बच्चे इसमें हैं? 0 से 6 साल के ये बच्चे हैं शिशु। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये माता पिता का कर्तव्य है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराए, अवसर प्रदान करवाए, ठीक है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है ये राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यवस्था करेगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिले, उनको प्रारंभिक शिक्षा मिले, उनको पोषण मिले, ऐसी राज्य व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 41 में है कार्य करने का अधिकार और अनुच्छेद 42 में है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। मतलब जहां भी हमें कार्य करना है वहां पे कार्य करने की सही स्थितियां हो, मानवीय स्थितियां हो, ठीक है। कोई ऐसी स्थिति में कार्य ना करना पड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या बीमारी फैलने का खतरा हो, इत्यादि। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं। अब ये मुहिम शुरू हो गई है, अभी हम कम लोग हैं लेकिन हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही बना रहेगा। आप लोग समर्थन करते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लासेस को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम और भी अच्छा मटेरियल और भी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।